अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, वैसे तो इस वक्त जनूबी पंजाब के हवाले से सबसे अहम मौजू कपास है, लेकिन हम फ़ायदा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में मजमूई तौर पे हम इस इलाके में और पंजाब भर में ज़राअत की तरक्की कैसे मुमकिन हो सकती है, इस मौजू पे बात करेंगे। और हमारे साथ आज हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब डॉक्टर अंजुम भुट्टर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और मलिक खालिद खोखर साहब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं और इश्यूज़ पे काफ़ी नज़र रखते हैं और दबाव डालते रहते हैं हुकूमत पर। और हमारे साथ राव शाहिद अख्तर साहब हैं, सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के। हम उनसे बात अस्सलाम वालेकुम जी। सर भुट्टर साहब, हम क्योंकि आप आए हुए हैं यकीनन इस एरिए में और इस वक्त कपास को सबसे अहम ये दिन बहुत अहम समझे जा रहे हैं 2 से 3 हफ्ते कि अगर ये दिन गुजर जाए तो शायद जो उम्मीद है कपास के हवाले से कि वो जो नुकसान का ख़तरा काश्तकारों को हर वक्त रहता है कि इस दफ़ा भी आप समझते हैं कि इस सीज़न में इस वक्त तक आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आखिरी दिनों में अंदाज़ा हमेशा गलत हो जाता है कपास के हवाले से पिछले कई सालों से? क्या? थैंक यू जी। कपास यकीनन पाकिस्तान की मुआशी व माशरती सूरत हाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कपास चूँकि कपास के बीज से लेके कपड़ा बनने तक एक पूरा सिस्टम को चलाती है जिसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार इन्वॉल्व है, हमारी देही माशरत इन्वॉल्व है, तो इसलिए यकीनन इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये मुनाफा बख्श है या नहीं है, इसकी बुनियाद के ऊपर काश्तकारों ने कपास को काश्त करना है या इसकी काश्त से शिफ्ट होकर दूसरी फसलों में जाना है। इस साल कपास ज़िम्मेदारों ने काश्त की, मुकाबलतन बाकी फसलों की निस्बत कम काश्त की, लेकिन कोशिश हमारी रही कि काश्ता फसल की सेहत के ऊपर ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। तो इसकी मैनेजमेंट के ऊपर ख़ास जोर दिया गया और आज की सूरत हाल ये है कि जहाँ जहाँ काश्तकार इसको बेहतर तौर पे मैनेज कर रहा है उसकी सेहत यकीन अच्छी है, लेकिन हबस बहुत ज़्यादा है, गर्मी शदीद है और कपास चूँकि वनरेबल है टू द क्लाइमेट और वनरेबिलिटी की वजह से टेम्परेचर की वजह से इस वक्त जो पेस्ट पोजीशन है वो बदलती है। सही। मैं अर्ज़ करूँगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़े अरसे में कीड़े की एक से ज़्यादा नस्लें आ जाती हैं। अगर मौसम मुतदल रहे तो वो अपना पूरा टाइम लेके फिर एक नस्ल अंडे से अडल्ट की तरफ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका दुरानिया कम हो जाएगा और जो दुरानिया कम होगा तो उसमें नस्लें 2-3 जब आएंगी तो काश्तकार के कंट्रोल से बाहर चले जाएंगी, जिस तरह सफ़ेद मक्खी में हम देख रहे हैं। इस वक्त काश्तकार उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब इस सूरत हाल से आगाह भी है। हम काश्तकार को प्रॉपर मैनेजमेंट पे ला भी रहे हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम भी हैं, लेकिन ये दुआ करनी चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं वो कॉटन जोन की तरफ भी हवाएं चलें, मौसम मुतदल हो ताकि ये अपने दुरानिए पे आए, कीड़ा काश्तकार बेहतर मैनेज करे, अच्छी कीमतें लगें ताकि काश्तकार दोबारा इस कपास के बिज़नेस को शुरू कर सके। अभी तक तो वो डाउट में रहता है, ख़ास तौर पे कपास का काश्तकार। हम बात कर रहे थे कि होप है, आप समझते हैं अभी तक आप उम्मीद दिला सकते हैं कि पिछले सीज़न जैसा झटका नहीं आ सकता? जी, मैंने पिछले 2 दिन में कुछ 4 अजला में कुछ 60 से ज़्यादा स्पॉट्स के ऊपर कुछ इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग की है। इस वक्त जो मई के अंदर या मई के दूसरे हफ्ते के अंदर जो काश्ता फसल है उसके ऊपर कहीं कहीं वायरस का हमला ज़रूरत से ज़्यादा देखा जा रहा है और जो कपास गंदम की हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद या वरियाल ज़मीनों में काश्त थी वहाँ पे सफ़ेद मक्खी ज़रूरत से ज़्यादा है और दोनों तरह की कपास को ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। तो इसलिए काश्तकार इसको चूँकि फ्लावरिंग है, कई जगह पे पिकिंग की सूरत हाल भी बन रही है,
तो इस सूरत हाल में कपास के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। पानी का, खादों का शायद इतना मसला नहीं, सिलेक्शन ऑफ द पेस्टिसाइड जो है वो और स्प्रेइंग टेक्निक्स के किस वक्त चूँकि कनॉपी बन चुकी है, उसका कपास फंस गई है, तो बेहतर तरीके से जब तक आपका पेस्टिसाइड नीचे तक नहीं जाएगा, टारगेट पेस्ट नहीं होगा, पूरी डोज नहीं होगी, सही एक्सपर्ट के ज़रिए स्प्रे नहीं होगी, ये चीज़ें कंट्रोल कम होती हैं। सही। अब बात कर रहे हैं, पहले आपने इशारा किया क्लाइमेट चेंज का, और दूसरी तरफ आपने कहा कि ये अगर बहुत एहतियात से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अगर करे तब उसे फ़ायदा हो सकता है काश्तकार को। मेरे ख्याल खोकर साहब, आप समझते हैं कि सिर्फ यही दो रीज़न्स हैं या चीज़ें हो सकती हैं, या आप कुछ और हुकूमती चीज़ों पे, पॉलिसी पे या इदारों के हवाले से नजर रखते हैं? डॉक्टर साहब बड़े माहिर हैं। डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया है कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान इस आगाह हैं, तो वाकई सिर्फ आगाह हैं, आगाही के अलावा आगे कोई बात नहीं है। दूसरा उन्होंने फरमाया कि प्रोग्राम है, बिल्कुल प्रोग्राम है, बस सिर्फ प्रोग्राम है। अभी वाइट फ्लाई के लिए प्रोग्राम बना, 6 अरब रुपये सब्सिडी रखी गई, लेकिन मैं आज आपके चैनल के थ्रू आवाम काश्तकारों को बताना चाहता हूँ कि वो मुझे उम्मीद नहीं है कि इस सीज़न में काश्तकार को वो पैसे मिल सकें। सही। बाकी जितनी भी मैंने देखी है जो कोविड-19 की सब्सिडी थी, जो बाकी इंडस्ट्री वालों को, स्मॉल इंडस्ट्री वालों को मिलनी थी, दुकानदारों को, सबको मिल चुकी है सिवाय काश्तकार को। जब काश्तकार का नाम आता है तो उस वक़्त चीज़ के टारगेटेड सब्सिडी करें, छोटे काश्तकार को दें, बड़े को रहने दें, छोटा भी रह जाता है इसी कशमकश में। बिल्कुल सही। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त तक हुकूमती तरजीहात में कहीं भी ज़राअत है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इस वक्त आज की डेट तक काश्तकार को किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। बिल्कुल काश्तकार टोटल खसारे में है, नुकसान में है। और काश्तकार को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है इस वक्त, जो मैं आज की मैं सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ में है, वो मुझे ये है, मुझे आम आदमी की तकलीफ़ है, अपने पाकिस्तानी शहरी भाइयों की तकलीफ़ है कि हमने उनके लिए गंदम उगाई, मेहनत की, 1400 रुपये मन हुकूमत के फूड सेंटर पे हमने पहुंचा दिए। आज हमारे वो शहरी जो गरीब लोग ख़रीदने वाले हैं, उनको वही गंदम 2400 रुपये मन मिल रही है। और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मुझे लग रहा है कि ये 3000 तक चली जाएगी। हालांकि भुट्टो साहब बैठे हैं, इनकी स्टेटमेंट थी, मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी, इस साल गंदम पिछले साल से ज़्यादा 10 सालों से ज़्यादा हुई है गंदम, ये स्टेटमेंट थी। तो वो गंदम कहाँ गई? मिसमैनेज हुई है, स्मगल हुई है, लामहला स्मगल हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर जो स्मगल हुई है उसमें ये काश्तकार स्मगल करने वाला नहीं है। और हुकूमती सरपरस्ती, हुकूमती कुछ लोगों की सरपरस्ती के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है कि वो स्मगल हो सके। अगर हम काश्तकार, हुकूमत सब मिल के आम लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद नहीं होता, आम आदमी को खाने पीने की चीज़ें खालिस और सस्ती नहीं मिलती, तो फिर हमें ज़राअत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में, एक ज़रई मुल्क है, आज मैं शर्मिंदा हूँ अपनी कौम से कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल तकरीबन को 3 से 3 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं। हम दालें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली हम चीज़ें इंपोर्ट करें क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं है। आज जो हम कपास पे मार खा रहे हैं वो प्लानिंग की वजह से है। हम मल्टी क्रॉप लेके आ गए हैं इधर पे। अच्छा, 60s में जब एक कमीशन बना था, उस कमीशन ने जो रिपोर्ट अगर उस पर अमल होता, आज हम ये हालात ना देखते, उस तभी ये मल्टी क्रॉप हुई है कि उस वक्त ये था कि शुगर मिलें पत्तों की से लेकर रहीमिया रखा तक कोई शुगर मिलें लगाई जाए, सारी शुगर मिलें वहीं पे लग गई हैं। आज अगर काश्तकार को जब गन्ने में मुनाफा नजर आया, क्योंकि गन्ने की इंडिकेटिव प्राइस मुकर्रर थी, क्योंकि वो ताकतवर लोग थे, उसको फोकस किया हुआ था, काश्तकार को उसमें पैसा नजर आया, काश्तकार उसमें चला गया, काश्तकार ने कपास छोड़ दी। जब मल्टी क्रॉप, अच्छा इस तरह मेज है, अगर मेज में काश्तकार को पैसा नजर आया, काश्तकार उसमें मल्टी क्रॉप आ गई। जब चावल में काश्तकार को पैसा नजर आया, काश्तकार उसमें चला गया। देखिए ना, काश्तकार ने तो देखना उसका नफा नुकसान कब तक बर्दाश्त करे। क्योंकि कपास को किसी लिहाज से भी पाकिस्तान में आज की डेट तक कोई प्रोटेक्शन नहीं। मैं आखिरी बात करना चाहूंगा, पिछले साल 30 अप्रैल को हमारी तमाम तर कोशिशों के से पार्लियामेंट ने मुतफिका करारदाद, कौमी असम्बली में करारदाद पास की कि जो कॉटन बाहर से आ रही है उस पर ड्यूटी लगाई जाए और कॉटन की सपोर्ट प्राइस दी जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ, जिसको हम सुप्रीम हमेशा कहते हैं पार्लियामेंट, तो वहाँ ये साबित हुआ कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, रज़ाक तौद सुप्रीम है।
यानी कि फर्द वाहिद एक शख्स ने उस पार्लियामेंट के मुतफिका करारदाद को रोक लिया और उस पर अमल दरामद ना होने दिया, जिसकी वजह से पिछले साल जो हमारा टारगेट था वो 15 मिलियन बेल का था, हमने अचीव किया 8.5 मिलियन, और इस दफ़ा हम उससे नीचे आ रहे हैं। अच्छा, आपने भी बात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा फार्मर को फेस करना पड़ता है पेस्टिसाइड्स के हवाले से। रोशन साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या सिलसिला हो जिसके तहत फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और क्वालिटी पेस्टिसाइड्स उसे मैसर हो? इशू क्या? जी, थैंक यू वेरी मच जी। पेस्टिसाइड बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, हर जगह पे काफ़ी डिस्कस होता है, लेकिन ये जो भुट्टर साहब भी बैठे हैं, बाकी इदारों के लोग भी देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स में जितना प्योर किस्म की अच्छी पेस्टिसाइड्स जो है वो बेची जाती है, वो शायद कहीं किसी दूसरे मुल्क में ना बेची जाती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स देखी जाएँ तो लेबॉर्ट्रीज़ की, गवर्नमेंट की लैब्स हैं, उनकी जो रेशो है वो तकरीबन 3% प्लस माइनस रहती है, कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है। लेकिन इसको इस पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है हर किसी के लिए। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में वाइट फ्लाई जो हमारा प्रॉब्लम बना हुआ है, पिंक बोलवर्म हमारा प्रॉब्लम बना हुआ है, दुनिया में जो भी पेस्टिसाइड मिलती है वो पाकिस्तान में भी मिलती है। सही। तो इंडस्ट्री का काम तो यही है कि वो मालिक्यूल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाए जाएँ, ठीक है। जो एक्चुअल इशू मैं समझता हूँ जो कॉटन का है वो है रिसर्च का, सीड का। सही। पूरी दुनिया के अंदर जो कॉटन जो है वो चली गई है 5th और 6th जनरेशन के ऊपर। हमारी जो कॉटन पड़ी हुई है 1st जनरेशन की, और वो डॉक्टर आबिद साहब ने, मैं समझता हूँ पिछली CCMG की मीटिंग में बड़ा वाज़ेह पॉइंट किया था और मुझे बड़ा पसंद आया कि उन्होंने एक्चुअल चीज़ वहाँ पे डिस्कस की। उन्होंने कहा कि जी ये जो क्राइवन ऐसी है जो हमारे पास BT जीन था, जो हमारे पास आया हुआ था या जैसे भी था, वो 2002 तक उसका एक्सप्रेशन था कॉटन पे। उसके बाद वो तो 2015 तक चल गया, तो ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, मैं समझता हूँ हमारी मैनेजमेंट है। बिल्कुल सही। तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास सीड जो है वो क्वालिटी का नहीं है। कीड़ों ने आना है, दवाइयाँ जितना मर्जी मारते रहें, ठीक है, कीड़े जब ख़त्म हो ही नहीं सकते। अब हमें आज तक किसी रिसर्चर ने नहीं बताया कि BT कॉटन के ऊपर ये जो वाइट फ्लाई है 200% ज़्यादा आती है, लेकिन आज तक हमारी किसी रिसर्च वर्कर ने अपने प्रोटोकॉल के अंदर नहीं बताया, ज़िम्मेदार को कॉन्शियस नहीं किया इस मामले में। तो ये कहा ज़रूर जाता है कि जी कॉटन हमारी ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत हमारी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, 65% एक्सपोर्ट्स हमारी डिपेंड करती हैं, सारा कुछ करता है, लेकिन आज तक किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कॉटन सीड जो है वो रीढ़ की हड्डी वाला आज तक किसी ने नहीं दिया। और ज़िम्मेदार को जो प्रॉब्लम आ रहा है यही पेस्टिसाइड थी, यही पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थी। 1 करोड़ 40 लाख तक भी गए, ये पेस्टिसाइड थी उस वक्त भी जब गए थे हम लोग। अच्छा, आप जो शायद साहब कह रहे हैं कि इशू पेस्टिसाइड का नहीं है, इशू आप कह रहे हैं सीड का है। सबसे बड़ा सीड क्या हो और सीड टेक्नोलॉजी में किस हद तक तब्दीली की ज़रूरत है, इस पे बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कपास पर और पेस्टिसाइड की बात हो रही थी। तो राव शाहिद साहब जो सेक्रेटरी हैं PCPA के, उनका कहना था कि अद्वियात से ज़्यादा अहम सीड है। जी राव साहब, आप बात मुकम्मल करें। जी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे रिसर्च के लोग भी गए थे, दूसरे लोग भी गए थे, जाके विज़िट भी किया, और वो पैदावार भी अगर हमारे उसमें लैंग्वेज में काउंट की जाए तो 60 मन फी एकड़ वो पैदावार भी ले रहे हैं, और स्प्रे करते हैं मैक्सिमम 2। जी। तो पेस्टिसाइड किधर चली गई? सही। पेस्टिसाइड किधर है उधर? पेस्टिसाइड के तो 2 स्प्रे हैं मैक्सिमम, पैदावार 60 मन ले रहे हैं। तो हम हमेशा जो असल कोर इशू है हमारा, उससे हम डेविएट करके अपनी कमज़ोरियाँ छुपा के हम जाना चाहते हैं दूसरी तरफ। लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा करते हैं हम जानबूझ के खुद। मैं समझता हूँ कि कपास में जब तक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स प्लांट ब्रीडिंग नहीं करेंगे, प्लांट सिलेक्शन पे काम करते रहेंगे, उस वक्त तक कॉटन का अच्छा होना पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल काम है। आप किसी और को जो मर्ज़ी कहते रहें। और अंजुम भुट्टर साहब ने बड़ा वजह तौर पे कहा शुरू के अंदर ही कि जब तक कॉटन ज़िम्मेदार के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती तो ज़िम्मेदार का इंटरेस्ट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ज़िम्मेदार के लिए कॉटन प्रॉफिटेबल करने के लिए हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए
कि वो सीड के ऊपर जितना भी मैक्सिमम काम हो सकता है, पेस्टिसाइड को तो एक्सक्लूड कर दें आप। जब आपका प्लांट ब्रीडिंग का काम इतना ज़बरदस्त है, हम वाइल्ड फ्लाई नहीं आने देते आप, सही। तो पेस्टिसाइड वाले क्या करेंगे उधर? तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो हमारा कोर इशू है प्लांट ब्रीडिंग का, वैरायटीज़ का, ये जो बीटी कॉटन है, इसके ऊपर हमारा रिसर्च वर्क होना चाहिए, बाकियों को ब्लेम करना हमें छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर अंजुम भुट्टर साहब, जो बात शाहिद साहब कर रहे हैं, सीड वाकई सबसे ज़्यादा अहम है, और या उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है पेस्टिसाइड्स के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हवाले से? अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी एग्रीकल्चर इनपुट्स की होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीड बेड प्रेपरेशन टू द पिकिंग, तमाम फैक्टर्स की अपना अपना रोल है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन सीड एक आपकी बेसिस को फिक्स करता बिल्कुल है, सही। बुनियाद जो है वो बीज फिक्स करता है। सही। और कॉटन में चूँकि एक इकोनॉमी का तल्लक है, एक टोटल सिस्टम चेंज उसमें मूव करता है, तो इसलिए कॉटन में बीज का बड़ा अमल दखल है। लेकिन वही बात हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मुनीर नियाज़ी। मुनीर नियाज़ी। तो बहुत सारी चीज़ों में हम शायद वक़्त से देर करते हैं। इस मुल्क में 25 अरब रुपए से ज़्यादा का बीज इंपोर्ट होता है, नई से नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। हमने कवानीन को बेस्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए अडॉप्ट करने के लिए तब्दील किया। सही। सीड एक्ट पूरी तरह इस मुल्क में नाफज है, बिल्कुल सही। उसको कानून की शक्ल दे दी गई है, रूल्स भी और एक्ट भी। जी। अब जिन अदारों ने उसको ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट से लेके काश्तकार के खेत तक मॉनिटर करना है, उन अदारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सही। कि उसकी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर करें। जिस तरह आज क्यूआर कोड लगता है, बीज के ऊपर भी दुनिया क्यूआर कोड मांगती है। इसी तरह बीज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, सही। उसमें जिस तरह बात यहाँ पे की गई, उसमें हम पीछे रह गए हैं, सही। दुनिया आगे निकल गई है। सही। अब बीज का ही फर्क है कि काश्तकार कपास के मुकाबले में चावल, मक्की, गन्ने को तरजीह दे रहा है। इंटरेस्टिंगली साउथ पंजाब में तिल और मूंगी इस साल एक बड़ी फसलों के तौर पर सामने आएंगे। आपका डीजी खान डिवीजन इन ए बिग वे, आप इस वक्त मूव करें सड़कों पे तो आपको तिल सूखते हुए नजर आएंगे। क्या हुआ? डिपार्टमेंट ने पुश किया, सब्सिडी के ऊपर सीट दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोशिश की, पुश एंड पुल पॉलिसी के जरिए लोगों ने इसका एरिया डबल कर दिया। कपास का भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आज की जो डिस्कशन के अंदर बाकी सवाल उठे हैं उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी तमीद या तस्सीह कर दें। प्राइम मिनिस्टर सब्सिडी प्रोग्राम की बात हुई, मलिक खालिद साहब ने की। हाँ जी, प्रोविंशियल सब्सिडी प्रोग्राम भी है। प्राइम मिनिस्टर सब्सिडी प्रोग्राम के जो एग्रीकल्चर का है उसके 4 हिस्से हैं जी। ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी, ट्रैक्टर का जीएसटी, जनरल जो ज़रूरी तरक्याती बैंक का क्रेडिट है उसके ऊपर सब्सिडी, कपास के बीज और कपास के वाइट फ्लाई के ऊपर सब्सिडी, और खादों के ऊपर सब्सिडी। जीएसटी जो ट्रैक्टर का है जो 5% तक रिड्यूस हुआ है, और जो क्रेडिट की जो इंटरेस्ट रेट है 18 से 8% पे गया, 10% गवर्नमेंट ने पिक किया है, वो उनको इंस्ट्रक्शंस चली गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैसे रिलीज कर दिए हैं, और दैट हैज बीन पास्ड। ये मैं आज की लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ। वाइट फ्लाई के ऊपर गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है, ऐलान भी कर दिया था उसने। ऐलान भी हो गया है, प्रिंसिपल एग्री भी कर लिया है, और ये ज़रूर है कि कुछ उसमें देर हुई, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसी सीज़न के अंदर हम इसको शुरू करें और एक कंप्रिहेंसिव प्लान के ज़रिए इसको अगली क्रॉप तक हम लेके चलें। दूसरी जो सब्सिडीज़ हैं खाद वाली, चूँकि पंजाब गवर्नमेंट का अपना सब्सिडी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करा के कोशिश की है कि काश्तकार को रेस्क्यू करें, और उसके ऊपर हमारे पास पेंडेंसी नहीं है। पहले भी बात हुई थी कि आज भी हमारे अपने जो बीबीओ है उसके अकाउंट में 1 अरब रुपए के करीब पड़ा हुआ है।
काश्तकार को हम वो सब्सिडी दे रहे हैं। कोशिश हमारी है, आज कनोला की भी अनाउंस हो गई है, हम पल्सेस में भी जा रहे हैं। हम पल्सेस का 1.4 बिलियन का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। हमारा 5.5 बिलियन का ऑयल सीड का प्रोजेक्ट है। आज पिछले 2 साल के अंदर इस गवर्नमेंट के दौर में कनोला डबल हो गया है उसकी प्रोडक्शन। आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वो सिचुएशन नहीं रही। आज $2.1 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों के अंदर इशू है। पिछले साल से जिस तरह खालिद खोखर साहब ने बात की, यकीनन 1.1 मिलियन टन गंदम ज़्यादा है पिछले साल से। ठीक, टारगेट से ज़्यादा नहीं है। टारगेट 1,96,00,000 टन का था, हदफ हमारा हासिल हुआ 1,94,00,000 टन, लेकिन पिछले साल 1,83,00,000 टन था। एवरेज पिछले साल 30.66 थी, साल 32 है, 32.40 के करीब है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट से फिर भी कम गंदम थी। और उसकी रीज़न क्या थी? क्लाइमेट शिफ्ट, जिसकी आज बहस हो रही है। बिल्कुल सही कि उस वक्त बारिशें होती हैं जब लोगों की गंदम काटने वाली होती है, उस वक्त बारिशें नहीं होती जब गंदम में ज़रूरत होती है। इसी तरह क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से आज शदीद गर्मी है, और ये गर्मी अगर पहले होती तो उससे काश्तकार नबोदस्मा हो सकता था। अब चूंकि क्रॉप का साइज इतना बढ़ गया है, शदीद गर्मी की वजह से हबस बढ़ रहा है और पेस्ट प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी खालिद खोखर साहब ने पहले तो हमें कहते रहते हैं कि वो जो 6 अरब रुपए हैं ख़ास तौर पे सफ़ेद मक्खी के लिए, वो कहते हैं कम से कम अब उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे के लिए ही मुख्तस कर दिया जाए। आप ऐसे ही कहते हैं जी, इस दफ़ा तो उनको कोई फायदा नहीं सका। मैंने ये बात नहीं की। वाइट फ्लाई के लिए मैंने बात की, वाइट फ्लाई फौरी ज़रूरत थी। मैंने कहा जो हमें फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी है उसका मैंने कहा कि रिसर्च पे खर्च कर दे, सीड पे, सीड सेक्टर को, सिर्फ सीड सेक्टर को बेहतर करने के लिए मैंने कहा खर्च कर दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर हमारे पास सीड बेहतर आ जाएगा तो हमारी, मैं समझ सकता हूँ कि 25% हमारी पैदावार बढ़ सकती है। मोहतरम डॉक्टर अंजुम भुट्टो साहब ने कहा कि 5% GST कम की है ट्रैक्टर की। देखें जी, काश्तकार को उसका 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। 5% हो गया है। सर मैं रेट मैं आपको अर्ज करूँ ना सर, डॉक्टर साहब मेरी अर्ज भी सुन ले। हुकूमत सो रही है, सही, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सो रहा है सर। उनको पता ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। मैंने जाके, मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्री से मिल के आया हूँ, मैंने सेक्रेटरी इंडस्ट्री को, मिनिस्टर इंडस्ट्री को लिख के भेजा है। मैंने हत्ता के PM ऑफिस तक मैंने बात पहुंचाई है कि जनाब ट्रैक्टर सस्ता नहीं हुआ 5%, बल्कि ट्रैक्टर 10% महंगा हो गया है। सही, देखे ना, इंडस्ट्री पे कोई कंट्रोल नहीं हुकूमत का। 5% GST खत्म की गई कि काश्तकार को रेट कम मिले, वो 5% निकाल के भी रेट और बढ़ गया जी। सही, ट्रैक्टर का। अब काश्तकार तो परेशान, जिन काश्तकारों ने रुके हुए थे कि ये 5% हुकूमत हमारे ऊपर एहसान अजीम कर रही है कि ये GST खत्म कर रही है, हमें ट्रैक्टर सस्ता मिलेगा। जब वो ट्रैक्टर लेने आए हैं अब, तो वो ट्रैक्टर 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ट्रैक्टर महंगा हो गया। काश्तकार को फी ट्रैक्टर इतना लॉस हो रहा है इस वक्त। सही। और दूसरी बात यह है कि अब सब्सिडी पे आ जाए जी। सब्सिडी में पिछले साल पंजाब हुकूमत ने जो टोटल पैसे रखे थे वो 4 अरब रुपया था। 4 अरब रुपया इसकी सब्सिडी के लिए पंजाब जैसे, पंजाब कई बड़े मुल्कों से बढ़ा है। सही। ये तो ना हो, ये तो बात करने के लिए है कि जी 4 अरब रुपया हमने सब्सिडी, इतने बड़े सेक्टर के लिए 4 अरब रुपया सब्सिडी। अगर 2-4% काश्तकारों को चंद बोरियों पे मिल गए, इससे मुराद है कि पूरे पंजाब को मिल गए। लेकिन अभी तक वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ फंड्स पड़े हैं, लोगों ने लिए नहीं। मैं आपको अर्ज करूं, ना होने के बराबर है सर वो। सही, दैट्स अ पीनट्स। काश्तकार के लिए वो पीनट्स है इस वक्त। हर एक सब्सिडी कौन सी होती है दुनिया में? सब्सिडी एग्रीकल्चर को दी जाती है। दुनिया में ये नहीं किया जाता छोटा काश्तकार बड़ा काश्त, हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जाए। दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये ब्लैक मेलिंग है कि जी टारगेटेड सब्सिडी करें जी, छोटे काश्तकार को दें, बड़े को ना दें, 5 एकड़ पे दें, 2 एकड़ पे दें, 10 एकड़ पे दें। ये तो मजाक बनाया हुआ है काश्तकार का। अब यकीन कर, कौन बना रहा है? हाँ जी, कौन बना रहा है? तमाम डिपार्टमेंट मिलकर, हुकूमत मिलकर कर रही है। अब देखें ना, ये स्क्रैच कार्ड कौन सा मजाक है, खुदा की कसम। काश्तकार उससे जलीलो ख्वार हो चुके हैं कि जी काश वो आया जी, काश्तकार उसको स्क्रैच करे, वो मैसेज जाएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर वो शॉप पे जाएगा पैसे लेने के लिए। भाई काश्तकार है, वो भिखारी नहीं है, वो सर वो नैब खुदा है। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस जमीन का सीना चीर कर अल्लाह की मखलूक तक वो पहुंचाता है। उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। क्या तरीका होता जी, क्या तरीका होता? देखिए जी, अपने सिस्टम ठीक करें, अपने तरीकेकार ठीक करें। फी बैग हमें जो सब्सिडी दी जाए, फी बैग उतना कम, हम जब दुकान पे जाएं
तो हमें उसी रेट पे मिले जो उसका रेट तयशुदा रेट हो। सब्सिडी निकाल के कि फर्ज किया सब्सिडी निकाल के जो रेट हमारा बनता हो 2000 पर बैग हो तो हम 2000 रुपये दे अपना बैग लेके आए। काश्तकार के पास पैसे पहले कहाँ है कि वो पहले 800-900 रुपये अदा करे फिर जाए फिर लेके आए। वो काश्तकारी के लिए ये चीज़ें मुमकिन नहीं। काश्तकारी के लिए आसानियाँ पैदा करें और मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा जो काम है ना, सबसे अच्छा काम है वो ये है दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। सही। आप समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज से ये एक्ट से इकदाम से कोई नुकसान ज्यादा हुए हैं, वो फायदा नहीं उठा सके? देखिए जी, इस वक्त हुकूमत भी देना चाहते हैं सर मैं इस वक्त तक अच्छा जो अनाउंस किया गया 50 बिलियन, जी पहले वो 63 था जी, पहले उससे भी ज्यादा था, फिर 50 पे आ गए। जी। इस वक्त तक आज की डेट तक उसमें से 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी नहीं हुआ आज की डेट तक। सही। आप कब इसके लिए कब आवाज़ उठाएंगे और किस फोरम पे उठाएंगे? हमें यकीन है कि आप हमसे ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेने के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। काफ़ी गर्म मजाजी का मुजाहरा किया मलिक खालिद खोखर साहब ने कि हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं, जो अनाउंसमेंट्स हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के तरीक़ाकार पे, उस पर यकीन हम बात कर रहे थे। राव शाही साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? अंजुम भुट्टर साहब ने भी बताया कि ज़राअत को जो चैलेंजेस हैं उसके हल क्या हैं, खालिद खोखर साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया, आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अंजुम भुट्टर साहब माशाल्लाह ज़राअत का इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं इनको, कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ज़राअत की वो इनके पास बड़ी पुराने लोगों के नाम भी ज़बानी याद होते हैं इनको। तो इनका माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको हयाती दे, इनका हाफ़ज़ा बड़ा तेज़ है और ये समझते हैं सारी चीज़ों को। मैं कहता हूँ कि इसी डिपार्टमेंट के अंदर तमाम क्रॉप्स पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी हो रही हैं। अनपढ़ ज़िम्मेदार भी शिफ्ट हो रहा है दूसरी क्रॉप्स के ऊपर, कॉटन को छोड़ के। और आप कोई क्रॉप उठा लें, कोई ऐसी क्रॉप नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो कि पेस्टिसाइड्स के बगैर होती हो। तमाम क्रॉप्स की पैदावार बढ़ रही है। कपास पे जब टर्न आती है तो पेस्टिसाइड हो जाती है 2 नंबर। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो कोर इशू है, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो तमाम हमारे पास अवेलेबल हैं, क्वालिटी पेस्टिसाइड्स हैं और उनसे बाकी तमाम क्रॉप्स की अच्छी पैदावार हो रही है। कपास की अच्छी क्यों नहीं होती? सही। तो ये एक लेकिन फिर ये जनरल परसेप्शन क्यों है? ये परसेप्शन बनाई जाती है। कौन बना रहा है? ये जो अपना काम नहीं करे। कौन? मैं तो समझूंगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सीड नहीं दे पा रहे वो सारे का सारा मलबा उठा के अपनी नाकामी। हाँ, ये पेस्टिसाइड पे बात करना उनका काम नहीं है। पेस्टिसाइड पे बात करना पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट का, पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का काम है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का काम है, वो बात करें। यहाँ पे हमारे उल्टा रिवाज है। कौन करता है? कि आम तौर पे मैंने अभी तक जितनी, मैं 3-4 साल से टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में हूँ, यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आम तौर पे बात की जाती है। भाई रिकमेंडेशन देना उनका, तो उन्होंने वैरायटी दे दी, प्रोटोकॉल बता दिया, आगे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का, अडाप्टिव रिसर्च वालों का काम है वो उस मैसेज को आगे दें। ये तो कोई काम नहीं है कि हमें जो चीज़ हमारे पास लैकिंग है उसको एडमिट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जिस दिन कॉटन सीड पाकिस्तान में बेहतर हो गया उस दिन कपास बेहतर हो जाएगी। आप ब्लेम जिसको मर्जी देते रहें, फर्टिलाइज़र को दें, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को दें, पेस्ट वार्निंग को दें, ज़िम्मेदारों को दें, जिसको मर्जी दें, लेकिन जब तक सीड कॉटन का अच्छा हमारे पास नहीं आएगा, हम 5th जनरेशन 6th जनरेशन पे नहीं जाएंगे। हम तो पहले से निकले ही नहीं अभी तक। हम आगे जब तक नहीं जाएंगे कपास अच्छी नहीं हो सकती। कपास अच्छी नहीं हो सकती। ओवरऑल एग्रीकल्चर के हवाले से मलिक खालिद साहब ने कोई बात की, खोखर साहब ने, आप कहते हैं कि मैंने उसका कोई जवाब देना है? सर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चलूँगा, आज चूँकि सब्सिडी के ऊपर बात चल रही है सर, तो मैं सिर्फ मोटी मोटी बात करूँगा कि यूरिया पंजाब में 8 करोड़ बोरी इस्तेमाल होती है सर। 2000 रुपये यूरिया की कीमत थी जी। 1600 रुपये का मतलब 400 रुपये फी बोरी। बिल्कुल सही। 32 अरब रुपए का जिम्मेदार को एडवांटेज जाता है सर। इसी गवर्नमेंट ने यही बैठ के करवाया, GIDC खत्म करवाया और काश्तकार को इनकम गई। 5 रुपये 35 पैसे की हम बात करें, 29 अरब रुपए का 1,77,000 ट्यूबवेल्स को सब्सिडी जाती है, जिम्मेदार तक पहुंच रही है और जिम्मेदार वो वसूल भी कर रहे हैं। आज उसकी जितनी पेमेंट्स पड़ी हुई हैं वो ज़्यादा इशू है, लेकिन उसकी 4 बिलियन तो हम पे कर रहे हैं GST का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट।
जीएसटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, एक्चुअल सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट देनी बिल्कुल है, सही। और उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन नहीं तो वो आर्म में हो जाएगा। सर बाकियों के ऊपर इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं कि जी वोचर बेस्ड सब्सिडी, सर दुनिया पूरी में टारगेटेड सब्सिडी है। 2.5 से 3 लाख जिम्मेदारों को हम सीजन के अंदर सब्सिडी देते हैं। कोई चने का जिम्मेदार, कोई मूंगी का जिम्मेदार, को गंदम में हमने 4,32,000 बैग दिया है, सही जिम्मेदारों के घर तक पैसे गए हैं। सर हमने तिल की सब्सिडी दी है, हम तकरीबन आज कैनोला की सब्सिडी, सनफ्लावर की सब्सिडी रुकी है क्योंकि उसमें नेशनल प्रोजेक्ट में पैसे रिलीज होने हैं। आज तमाम जिम्मेदार हमसे राब्ते में हैं कि उसके पैसे कब रिलीज कर रहे हैं। डीएपी में हमें प्रॉब्लम आया था, हम मानते हैं, और हमने उसको तमाम उन जिम्मेदारों को जो लैंड रिकॉर्ड के साथ रजिस्टर्ड से रिलीज किए। रिमेनिंग के लिए हमने मोबाइल ऐप बनाई है। किसी जिम्मेदार को, अगर जेन्युइन जिम्मेदार की मैं बात करूंगा, जी क्योंकि हम फिल्ट्रेशन में जा रहे हैं, हम उस लिस्टों को भी देख रहे हैं। हमारे किसी एक्सटेंशन वर्कर के पास, फील्ड असिस्टेंट के पास, ज़राअत अफसर के पास अभी चला जाए, उसकी पेमेंट ऑथराइज करेंगे। ये कहना कि जी 4 बिलियन रखे, 3 बिलियन रखे, देखिए टारगेटेड सब्सिडीज में जिम्मेदार हमेशा छोटा टारगेटेड होता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर स्कीम में तो कोई टारगेटेड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर स्कीम इज ए कोविड स्कीम, सही इसमें किसी जिम्मेदार की कोई तमीज़ नहीं होगी। हम वाइट फ्लाई के ऊपर आ रहे हैं, 25 एकड़ तक जिम्मेदार की कोई तमीज़ नहीं होगी, और 30,000 रुपये तक हम सब्सिडी पास करेंगे। सही और इंशाल्लाह तो अजीज़ मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि हम अगले 10-15 दिन में आपको सब्सिडी रिलीज़ कर देंगे। लेकिन सरकार की सब्सिडी, सरकार के पैसे को प्रोसेस और प्रोसीजर के जरिए जाना है, उसकी लाइबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। कल को कोई बंदा पूछ सकता है कि पैसे किस तरह गए, क्योंकि फारसी में सब्सिडी को रायगा कहते हैं सही और सब्सिडी को रायगा भी कहते हैं पर्शियन वर्ल्ड में। बिल्कुल सही। हम सब्सिडी उन लोगों को देते हैं जिन लोगों को ज़रूरत है, और कोशिश कर रहे हैं कि उनका सोशो इकनॉमिक स्टेटस बढ़े। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के पास मज़ीद वसाइल हों, हम मज़ीद लोगों को बेहतर करें। आपकी नहरी पानी के ऊपर भी सब्सिडी है, सही। और बहुत सारे इश्यूज में मैं बहुत नहीं बात करता, लेकिन मैं ये ज़रूर करता हूँ कि सीड इज एन इशू, नहीं, उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो रही है। काश्तकार सपोर्ट के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही है। काश्तकार को गन्नम के पूरे पैसे मिले हैं, 1400। काश्तकार को गन्ने के पूरे पैसे मिले, काश्तकार को मूंजी के पूरे पैसे मिले। कोविड सिचुएशन में मक्की में रौला बढ़ा, सही तो हमने नहीं लोगों को कहा कि अफगानिस्तान में हमारी जो फीड है उसको एक्सपोर्ट करने दिया जाए। सही। मैं आपको मई की अपनी रिपोर्ट बताता हूँ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बना के भेजी। आज भी हम मिक्सिंग की बात कर रहे हैं कि मक्की को आटे के साथ मिक्स करें, व्हीट फ्लोर के साथ, और मार्केट करें, ताकि काश्तकार को उसमें व्हीट में सपोर्ट किया जाए। सही। $700 मिलियन की आपकी वेजिटेबल एंड उसकी एक्सपोर्ट है, सही। उसमें भी हम कोशिश कर रहे जी। हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस देखें, ऐसी ज़राअत की बुरी सूरत हाल नहीं है, लेकिन हर चीज़ वसाइल के अंदर रह के होती है, सही। और वसाइल में ही हम बात करते हैं। थैंक यू सर। जी खालिद साहब, आप इशारा कर रहे थे कि मैंने बात करनी है। जी देखिए, हमारे पास स्टिल इस वक्त तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने रीजन में। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया से लेने बहुत कई गुना ज़्यादा है, बाकी मुल्कों से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा है। यही वजह है कि हम दिन ब दिन हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही। और एक चीज़ मैं और कहता चलूँ जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो हमारी साइल कंडीशन है। इस वक्त बिल्कुल सही। हमारी साइल में इस वक्त ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल ना होने के बराबर है, ज़ीरो। उस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। पिछले साल इनका 1 अरब का प्रोग्राम था पंजाब हुकूमत का जिप्सम के लिए, जो काश्तकार को नहीं मिला। सही। लेकिन मैं फिर कहूँगा 4 अरब पंजाब के लिए इंतहाई बिल्कुल ज़ीरे की मानद है कि काश्तकारों को दिया जाए। एक पीनट्स है, ज़राअत के लिए 4 अरब रुपये इंतहाई नाकाफ़ी है। यहाँ सैकड़ों अरब चाहिए, 200 अरब 250 अरब रुपये चाहिए पंजाब। आपने असाइल की बात की, हम साथ ही शाहिद साहब हम आते हैं जो मुटर साहब ने बात की कि जदीद जो इस वक्त हमें जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है क्लाइमेट चेंज का है। आप आखिर क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं अंजुम साहब में बात करूँगा उनसे। क्लाइमेट चेंज वाकई बड़ा चैलेंज है, आपकी जो इंडस्ट्री क्या देख रही है? जो क्लाइमेट, बिल्कुल बुटर साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सही। और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी स्पीड क्या, हम तो चले नहीं उसके मुताबिक। सर अभी तक हमने ना तो इस पे टाइम ऑफ सोइंग पे काम किया कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने,
अगर टाइमिंग कभी कहते हैं अर्ली लगा लें, कभी कहते हैं लेट लगा लें, कभी कहते हैं उस दौर में लगा लें, उस टाइम पे लगा लें, तो मैं कहता हूँ कि इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को बाकायदा तौर पे टाइम ऑफ सोइंग के ऊपर काम करना चाहिए बिल्कुल सही। कि किस वक्त कौन सी फसल जो है वो काश्त हमें करनी चाहिए। क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। सही सही। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे पास नई वैरायटीज़ आनी चाहिए। क्लाइमेट के साथ साथ जब तक हम नहीं चलेंगे हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। खालिद खोखर साहब, हमारा जो फार्मर है वो इस चैलेंज को समझ रहा है, क्लाइमेट चेंज को, वाकई क्लाइमेट चेंज है। आप हम सिर्फ हुकूमत की तरफ देखते रहते हैं, उसकी पॉलिसीज़ और उसके ऐलानात और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और उसमें कोई फार्मर उसी को देख के अपना वो पैटर्न बदल रहा है, वो कंपनी कर रहा जो बहुत अर्ली कर रहा है उसके भी तो इशू आ रहा है ना। नहीं, अर्ली का तो नुकसान हो रहा है। हाँ। अर्ली का वही मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि बदल रहा है, तो हमें वो तो नुकसान नहीं कर रहा है, अर्ली का कपास की बात कर रहे ओवरऑल हमें नुकसान हुआ है। मैं फिर कहूंगा कि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन कपास चाहिए। जी। हमारे पास कपास की वही वैरायटी है जो जून में काश्त हो और शॉर्ट ड्यूरेशन हो, जिसके बाद हम गंदम भी काश्त कर सकें। उस वक्त उसके बगैर हमारी कपास में कामयाबी मुमकिन नहीं है। और वायरस फ्री होना बड़ा जरूरी है इस वक्त। आज भी मैं फिर कहता हूँ हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सीड के बगैर तो नहीं होने लगी ना। नहीं, सीड के बगैर मुमकिन नहीं। डॉक्टर नीम साहब, आप क्लाइमेट चेंज को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना बड़ी ज़रूरत समझ रहे हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, इसे हमें तस्लीम करना होगा। क्लाइमेट चेंज ने ज़राअत को डिक्टेट करना शुरू कर दिया है। और जिस तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्लाइमेट शिफ्ट, मैं बार बार क्लाइमेट शिफ्ट इसलिए कहता हूँ कि हमारा जो मौसमी है, मौसमी 1-1.5 महीना आगे हो गया है। सर, हमारा मूनसून जो है वो कन्वर्ज हो गया है। जून से अगस्त तक नॉर्मल मूनसून था, ये जुलाई से सितंबर तक फ्लैश फ्लड्स की तरफ चला गया है। सही। आप अब देखें तो शदीद बारिश होती है और फ्लड होता है जो समय ज़रूरत नहीं है। इस तरह शदीद गर्मी पड़ती है और एक ही जगह पे शदीद कंसंट्रेट करती है। 1.5 महीना आगे चला गया, जिम्मेदार रिस्पॉन्ड कर रहा है। एग्रोनॉमिक रिकमेंडेशन तब्दील हो गई हैं। सही। आज वैरायटी हीट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट रिकमेंड हो रही हैं, आज सॉल्ट रेजिस्टेंट के अगेंस्ट रिकमेंड हो रही हैं, आज फर्टिलाइजर में पोटाश रिकमेंड किया जा रहा है। टाइम ऑफ सोइंग, आज पहले हम 15 नवंबर की बात करते थे गंदम में, आज 5 दिसंबर तक चल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो है क्लाइमेट चेंज के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर रहा है। ये हकीकत है कि कपास जो मंडी भावदीन तक होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है। टेक्नोलॉजी के जरिए ये वापस पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीम मोटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक खालिद खोखर साहब, आपका शुक्रिया। और राव शाहिद अख्तर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे एक अहम बात इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हुई कि मौसम जो तब्दील हो रहा है वो यहाँ की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के फार्मर्स के लिए और ख़ुद हुकूमती इदारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, और इन सब को अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली लाना होगी। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।